दिन के उजाले में जो जगहें बहुत जानी पहचानी लगती हैं, वही रात के अंधेरे में अचानक से एकदम खौफनाक कैसे बन जाती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम लेकिन अजीब सा अनुभव है। वही ना, दिन भर जहां हजारों लोगों की भीड़ होती है, शोर शराबा होता है, रात के सन्नाटे में वहां की खामोशी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करने लगती है। जब भीड़ भाड़ वाली जगहें अचानक शांत हो जाती हैं, तो हवा में एक भारीपन आ जाता है। बिल्कुल सही कहा, और दिमाग उस खामोशी को खतरे के रूप में लेने लगता है। सही में। तो आज की हमारी इस चर्चा का विषय कुछ ऐसा ही है। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनमें फैक्ट क्राइम आरजे चैनल की एक बहुत ही मशहूर कहानी शामिल है, जिसे योगी ने अपने खास अंदाज में पेश किया है। हाँ, ये कहानी वाकई बहुत दिलचस्प है। आज हमारा मिशन है द मिडनाइट पैसेंजर ऑफ द लास्ट मेट्रो, यानी आखिरी मेट्रो के उस रहस्यमयी यात्री की कहानी का गहरा विश्लेषण करना। इस डीप डाइव में हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो में रात 11:58 पर राजीव नाम के एक लड़के के अनुभव की। एक ऐसा अनुभव जो किसी को भी हिलाकर रख दे। एकदम। उसमें एक ऐसी सफेद कपड़ों वाली लड़की का जिक्र है जो स्मार्टफोन के कैमरा में नजर ही नहीं आती, और उस अतिरिक्त यात्री से जुड़े उस इतिहास की भी हम बात करेंगे। लेकिन ये चर्चा सिर्फ एक डरावनी कहानी सुनाने तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। हाँ, हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ऐसे अर्बन लेजेंड्स इंसानी मनोविज्ञान पर किस तरह से असर डालते हैं और हमारे आधुनिक जीवन के अनकहे डरों को कैसे सामने लाते हैं। तो शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, योगी ने जिस तरह से इस कहानी को बताया है, वो सिर्फ डराता नहीं है बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। ये कहानियां हमारे रोजमर्रा के जीवन के डर को दर्शाती हैं। हम सभी कभी ना कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते ही हैं। वही तो, जब कोई कहानी हमारे इसी आम अनुभव को एक खौफनाक मोड़ दे देती है, तो वो सीधे हमारे दिमाग के उस हिस्से पर वार करती है जहां हमारी सबसे गहरी असुरक्षाएं छुपी होती हैं, जिसे हम आमतौर पर दबाकर रखते हैं, है ना? हाँ, अगर इसे एक बड़े नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है। ये अकेलेपन, तकनीक पर हमारी बढ़ती निर्भरता और खाली जगहों से जुड़े हमारे प्राकृतिक डर का एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। वो जाती है दिल्ली जैसे शहर में आम बात है। हाँ, दिल्ली जहाँ हमेशा भागदौड़ रहती है, पर रात के वक्त एक अजीब सी शांति छाने लगती है। नोट्स के मुताबिक राजीव भागता दौड़ता मेट्रो स्टेशन पहुंचता है और रात के ठीक 11:58 पर शहर की आखिरी मेट्रो पकड़ने में सफल हो जाता है। एकदम आखिरी मिनट पर। बिल्कुल। अब यहाँ उस स्टेशन और मेट्रो कोच के माहौल की बात करते हैं। पूरा स्टेशन लगभग खाली है। राजीव जिस कोच में चढ़ता है वो भी पूरी तरह सुनसान है, सिवाय एक यात्री के। सिर्फ एक यात्री? ये अपने आप में थोड़ा अजीब है। एक लड़की जो बिल्कुल आखिरी कोने वाली सीट पर बैठी है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं, उसका सर नीचे की ओर झुका हुआ है और वो बिना हिले डुले एकदम किसी मूर्ति की तरह बैठी है। मैं तो ये सोचकर ही थोड़ा घबरा गई। समझ सकता हूँ। इस तरह के दृश्य का मनोवैज्ञानिक असर वाकई बहुत गहरा होता है। मनोविज्ञान में इसे लिमिनल स्पेस कहा जाता है। लिमिनल स्पेस थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, बिल्कुल। आसान भाषा में समझें तो ये वो जगह हैं जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बनी होती हैं, वहाँ ठहरने के लिए नहीं। अच्छा, जैसे कि खाली कॉरिडोर्स हो गए, या रात के समय के खाली स्टेशन, वही, या फिर सुनसान मेट्रो कोच। आमतौर पर इन जगहों की पहचान वहाँ मौजूद लोगों की भीड़ और हलचल से होती है। हमारा दिमाग इन जगहों को भीड़ भाड़ के साथ ही प्रोसेस करने का आदी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ शोर होगा। सही कहा। लेकिन जब इन जगहों से इंसानी मौजूदगी हटा दी जाती है, तो हमारा दिमाग तुरंत भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इस खालीपन को कैसे प्रोसेस किया जाए, और इसीलिए हमें वहाँ डर लगने लगता है। बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से एक अनजाना डर और असहजता पैदा होती है। किसी खाली कोच में चढ़ना और सिर्फ एक अचल आकृति को देखना इंसान के अंदर छुपे हुए उसी प्राचीन डर को जगाता है, जहां अकेलापन किसी खतरे का संकेत हुआ करता था। ये लिमिनल स्पेस वाला एंगल काफी हद तक समझाता है कि राजीव को वहाँ इतना अजीब क्यों लगा होगा। लेकिन स्रोतों में राजीव की जो प्रतिक्रिया बताई गई है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। उसने क्या किया? वो इस अजीबोगरीब माहौल और उस रहस्यमयी लड़की पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और सीधे अपने मोबाइल फोन में व्यस्त हो जाता है। अरे हाँ, आज के समय में ये कितनी आम बात है ना? किसी लिफ्ट में होने पर या किसी खाली जगह पर थोड़ा भी असहज महसूस करने पर लोग तुरंत अपना फोन निकाल लेते हैं, जैसे कि वो छोटी सी स्क्रीन कोई सुरक्षा की ढाल हो।
राजीव भी ठीक ऐसा ही करता है। ये आधुनिक इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। देखिए, जब सामना किसी ऐसी चीज से होता है जो थोड़ी भी अजीब या डरावनी लगती है, तो इंसान अपनी आंखें चुरा लेता है, फोन में देखने लगता है ताकि आंख ना मिलानी पड़े। हाँ, स्मार्टफोन एक बहुत ही आसान डिफेंस मैकेनिज्म बन गया है। राजीव का फोन में खो जाना इस बात का सबूत है कि वो अवचेतन रूप से, मतलब सबकॉन्शियसली, उस लड़की की मौजूदगी से असहज था। वो बस दिखावा कर रहा था कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, उसका दिमाग उस असहजता का सामना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने वास्तविकता से भागकर डिजिटल दुनिया में शरण ली। वो खुद को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि सब कुछ सामान्य है, और फोन की स्क्रीन उसे उस सामान्य दुनिया से जुड़े रहने का एक भ्रम दे रही थी। सही पकड़ा आपने, एक झूठा भ्रम। लेकिन फोन देखने से वो असहजता खत्म तो नहीं हो जाती ना। कहानी में आगे जो होता है वो इसी बात को साबित करता है। नोट्स के अनुसार फोन चलाते चलाते कुछ ही मिनटों बाद राजीव को एहसास होता है कि आसपास कुछ तो गड़बड़ है। किस तरह की गड़बड़? मेट्रो में असामान्य रूप से बहुत ज्यादा शांति है। जो लोग मेट्रो या किसी भी ट्रेन में सफर करते हैं वो जानते हैं कि वहाँ कभी पूरी तरह सन्नाटा नहीं होता। पहियों की आवाज, एसी की आवाज और सबसे महत्वपूर्ण, अगले स्टेशन की अनाउंसमेंट। हाँ, अनाउंसमेंट तो लगातार होती रहती है। पर राजीव महसूस करता है कि ना तो कोई अनाउंसमेंट हो रही है और ना ही ट्रेन के चलने की कोई सामान्य आवाज आ रही है। एकदम कब्र जैसा सन्नाटा है। ये तो वाकई डरावना है। और तभी अचानक से मेट्रो कोच की लाइट सिर्फ 1 सेकेंड के लिए ब्लिंक होती है, मतलब बंद होकर चालू होती है। उफ, सन्नाटा और फिर अचानक लाइट का जाना, ये डर को चरम पर ले जाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। वो कैसे? देखिए, हमारी इंद्रियां हमेशा हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करती रहती हैं। जब सामान्य आवाजें अचानक गायब हो जाती हैं, तो हमारा दिमाग खतरे के प्रति और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है, अलर्ट मोड में आ जाता है। हाँ, विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो जंगल में जब अचानक सन्नाटा छा जाता है तो उसका मतलब होता है कि आसपास कोई शिकारी है। तो वो सन्नाटा राजीव के दिमाग के लिए उसी आदिम खतरे का संकेत था। एकदम वही संकेत था। दिमाग कह रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और खतरा सामने आ भी जाता है। जब सिर्फ 1 सेकंड के अंधेरे के बाद लाइट वापस आती है तो कहानी में सबसे बड़ा जंप स्केयर आता है। क्या होता है उस वक्त? राजीव देखता है कि जो लड़की दूर कोने वाली सीट पर बैठी थी वो अब खिसक कर ठीक उसके सामने वाली सीट पर आ चुकी है। सिर्फ 1 सेकंड में? हाँ, बिना किसी आहट के, बिना किसी आवाज के। अब यहाँ मुझे थोड़ा संदेह होता है। राजीव को लगता है कि शायद उसने ही फोन में ध्यान लगाए रखने के कारण लड़की को उठकर आते हुए नहीं देखा होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या ये सच में मुमकिन है कि इतनी शांति में कोई उठकर सामने आ जाए और पता भी ना चले, या ये सिर्फ राजीव के दिमाग का थकावट की वजह से पैदा हुआ कोई भ्रम था? देखिए, भ्रम की संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता। थकावट और रात के समय अकेले होने पर दिमाग अक्सर चीजों को गलत तरह से प्रोसेस करता है। तो शायद उसने नोटिस ना किया हो। हाँ, लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस या संज्ञानात्मक असंगति कहते हैं। ये संज्ञानात्मक असंगति क्या होती है? जब इंसान का दिमाग चरम डर या किसी ऐसी असंभव घटना का सामना करता है जो उसके तर्क के दायरे से बाहर होती है, तो दिमाग उसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि वो सच मानने में बहुत डरावना होता है। बिल्कुल। एक इंसान ये मानने को आसानी से तैयार नहीं होता कि उसके सामने कोई अलौकिक शक्ति या भूत प्रेत है, इसलिए दिमाग वास्तविकता को नकारने लगता है और एक तार्किक स्पष्टीकरण ढूंढने की कोशिश करता है। अच्छा, तो राजीव का ये सोचना कि उसने ध्यान नहीं दिया होगा, असल में उसका अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने का और खुद को सुरक्षित महसूस कराने का एक हताश प्रयास था। मतलब उसका दिमाग उसे बेवकूफ बना रहा था ताकि वो घबराए नहीं। सही पकड़ा। दिमाग कहता है कि भूत नहीं होते, तुमने ही नहीं देखा होगा, क्योंकि दूसरी संभावना को स्वीकार करना मानसिक रूप से बहुत डरावना है। ये कॉग्निटिव डिसोनेंस वाली बात एकदम सटीक बैठती है, क्योंकि इंसान हमेशा लॉजिक के पीछे भागता है। हाँ, हम हमेशा पैटर्न ढूंढते हैं। लेकिन स्रोतों में आगे जो घटना बताई गई है वो सारे लॉजिक को तोड़ देती है। यहाँ से कहानी उस दिशा में मुड़ती है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब क्या हुआ राजीव के साथ? अब तकनीक भी राजीव का साथ छोड़ देती है। अचानक उसके फोन का नेटवर्क पूरी तरह से चला जाता है। ओह, ये तो सबसे बड़ा डर है आजकल। और इसके बाद जो होता है वो फैक्ट क्राइम आजे की इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा है। राजीव के फोन की स्क्रीन पर अपने आप बिना कुछ टच किए कैमरा मोड खुल जाता है। अपने आप कैमरा खुल गया? हाँ, बिना किसी वजह के। आधुनिक जीवन में देखिए, स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं है, वो हमारी दुनिया से जुड़े रहने की लाइफलाइन है।
जब वो काम करना बंद कर देता है तो हम खुद को बहुत असहाय और कटा हुआ महसूस करने लगते हैं। एकदम सच, लगता है जैसे हाथ पैर कट गए हों। नेटवर्क का जाना बाहरी दुनिया से संपर्क कट जाने का प्रतीक है। इसका मतलब है कि अब कोई मदद नहीं आ सकती। राजीव अब पूरी तरह से उस जगह और उस सिचुएशन में अकेला फंस चुका है। तकनीक का फेल होना आज के समय की हॉरर कहानियों का एक बहुत ही मजबूत पहलू बन गया है। और ये फेलियर सिर्फ नेटवर्क तक सीमित नहीं रहता। आगे और क्या हुआ कैमरा में? कैमरा की स्क्रीन में राजीव के पीछे की खाली सीट दिख रही है। वो खुद अकेला बैठा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके ठीक सामने बैठी वो रहस्यमयी लड़की कैमरा की स्क्रीन पर कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है। स्क्रीन पर लड़की नहीं थी? नहीं, राजीव फोन को नीचे करके खुली आंखों से देखता है तो लड़की सामने बैठी है, लेकिन जब फोन की स्क्रीन पर देखता है तो वहाँ सिर्फ एक खाली सीट है। ये तो वाकई रोंगटे खड़े करने वाला दृश्य है। उसे एहसास होने लगता है कि जो चीज उसके सामने बैठी है उसका डिजिटल दुनिया में कोई वजूद ही नहीं है। वो कैमरा के लेंस में कैद नहीं हो सकती। ये हिस्सा इस कहानी को बहुत ही खास बनाता है। पुरानी लोक कथाओं और मिथकों में अक्सर सुना जाता था कि आत्माओं, भूतों या पिशाचों की कोई परछाई नहीं होती। हाँ, और वो आईने में भी नहीं दिखते थे। बिल्कुल, क्योंकि माना जाता था कि उनका भौतिक शरीर या आत्मा नहीं होती जिसका कोई प्रतिबिंब बन सके। और आज के समय में हमारा स्मार्टफोन हमारा सबसे बड़ा आईना है। हम अपनी हर सच्चाई को कैमरा के जरिए वैलिडेट करते हैं। वही तो, कुछ अजीब दिखा तो तुरंत फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। ये कहानी उसी प्राचीन डर को लेकर आज की आधुनिक तकनीक के साथ मिलाती है। जब वो डिजिटल आईना किसी चीज को नकार देता है तो वो डर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अब झुटलाने का कोई बहाना नहीं बचा। सही कहा। ये साबित करता है कि राजीव का दिमाग उसके साथ खेल नहीं खेल रहा है, बल्कि जो उसके सामने है वो सच में हमारी दुनिया के नियमों से बाहर है। ये डिजिटल आईने वाला नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। कैमरा झूठ नहीं बोलता, और अगर कैमरे में कुछ नहीं है मतलब सामने वाली चीज इंसान नहीं है। फिर राजीव का क्या रिएक्शन था? उस खाली स्क्रीन को देखकर राजीव डर के बारे पूरी तरह सुन पड़ जाता है, और तभी वो लड़की जो अब तक बड बनकर बैठी थी पहली बार अपना झुका हुआ सर उठाती है। अब कहानी अपने चरम पर पहुंच रही है। कहानी के मुताबिक उस लड़की की आंखें पूरी तरह से काली हैं, उनमें कोई सफेद हिस्सा नहीं है। पूरी तरह काली आंखें? हाँ, और फिर वो एक बेहद धीमी ठंडी आवाज में पूछती है, ये मेट्रो आखिरी स्टेशन तक जाती है ना? उफ। इस सवाल को सुनकर राजीव की हालत ऐसी होती है कि उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता। वो पूरी तरह से जम जाता है। काली आंखों का विवरण हॉरर कहानियों में बहुत आम है, और इसका एक कारण है। आंखें इंसानियत का प्रतीक होती हैं। जब आंखें पूरी तरह से काली और भावहीन होती हैं तो ये सीधे तौर पर इंसानियत की कमी को दर्शाता है। जैसे सामने वाले में कोई दया या इमोशन ही ना हो। एकदम सही। ये देखने वाले को एहसास दिलाता है कि वो किसी ऐसी चीज का सामना कर रहा है जिसमें कोई दया या भावना नहीं है। और उसका वो सवाल, ये मेट्रो आखिरी स्टेशन तक जाती है ना, ये कोई जानकारी मांगने वाला सवाल नहीं है। तो ये क्या था? ये एक तरह का फंदा है। ये राजीव को ये एहसास दिला रहा है कि वो इस सफर में उसके साथ उस आखिरी मंजिल तक बंध चुका है। बाप रे। और राजीव जो सुन पड़ गया था। हाँ, जहां तक राजीव के सुन पड़ने की बात है, इसे मनोविज्ञान में फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। खतरा इतना बड़ा है कि ना तो उससे लड़ा जा सकता है और ना ही भागकर बचा जा सकता है, तो शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। सिस्टम हैंग हो जाता है एक तरह से। बिल्कुल। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जहां इंसान अचेतन रूप से ये उम्मीद करता है कि अगर वो बिल्कुल हिलेगा डुलेगा नहीं तो शायद खतरा टल जाएगा। जैसे कुछ जानवर करते हैं ना, खतरा देख के। हाँ, मृत होने का नाटक करते हैं। एक ऐसी स्थिति में जहां भागने का कोई रास्ता ना हो, फ्रीज हो जाना ही शायद शरीर का इकलौता विकल्प बचता है। लेकिन स्रोतों में आगे बताया गया है कि ये खामोशी टूटती है। कैसे टूटी वो खामोशी? अचानक से मेट्रो का सामान्य अनाउंसमेंट सिस्टम चालू हो जाता है और आवाज गूंजती है, अगला स्टेशन आखिरी स्टॉप। ओह, ये तो किसी लाइफलाइन से कम नहीं था। बिल्कुल किसी लाइफलाइन की तरह ही काम करती है ये आवाज राजीव के लिए। मेट्रो स्टेशन पर रुकती है, दरवाजे खुलते हैं और राजीव बिना एक पल गंवाए अपनी पूरी ताकत लगाकर भागकर बाहर निकल जाता है। भागना ही सबसे सही था उस वक्त। हाफाते हुए जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पूरा कोच खाली होता है। वो लड़की हवा में गायब हो चुकी होती है। वो अनाउंसमेंट की आवाज वास्तव में सामान्य दुनिया की वापसी का प्रतीक है। ये दिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की परिचित आवाजें हमें डर के जाल से बाहर निकाल सकती हैं। जैसे नींद से जगा दिया हो उस आवाज ने। सही कहा। उस आवाज ने राजीव के फ्रीज रिस्पॉन्स को तोड़ा और उसे भागने का मौका दिया। मुड़कर देखने पर लड़की का ना होना
इस बात पर मोहर लगाता है कि जो कुछ भी उसने अनुभव किया वो भौतिक नहीं था। चरम डर के बाद अचानक मिलने वाली राहत, ये उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन देखिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य का पर्दाफाश तो अगले दिन होता है। अगले दिन क्या हुआ? राजीव जब न्यूज़ चेक करता है तो उसे एक पुरानी खबर मिलती है। उस खबर के मुताबिक कुछ साल पहले ठीक उसी स्टेशन पर और ठीक उसी समय, रात के 11:58 पर। हाँ, रात के 11:58 बजे आखिरी मेट्रो से कूदकर एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी। नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तब से लेकर आज तक उस आखिरी मेट्रो में सफर करने वाले कुछ लोगों को कभी-कभी एक अतिरिक्त यात्री दिखाई देता है। एक एक्स्ट्रा पैसेंजर? हाँ, वो एक्स्ट्रा पैसेंजर। वो यात्री सिर्फ आखिरी स्टेशन तक सफर करती है, लेकिन ट्रेन से कभी बाहर नहीं उतरती। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये पूरी घटना एक अर्बन लेजेंड का रूप कैसे ले चुकी है। जब भी किसी सार्वजनिक जगह पर कोई बड़ी दुखद घटना घटती है तो उस जगह के साथ एक कलेक्टिव ट्रॉमा या सामूहिक आघात जुड़ जाता है। सामूहिक आघात मतलब सोसाइटी उस दुख को अपना लेती है। एकदम सही। समाज उस घटना को पूरी तरह से भुला नहीं पाता। समय के साथ वो घटना कहानियों और मिथकों का रूप ले लेती है। ऐसी कहानियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोगों के बीच पीढ़ियों तक चलती हैं। तो एक अफवाह की तरह फैल जाती है। हाँ, और अगर कोई इस कहानी को सुनकर उसी मेट्रो में सफर करेगा तो उसका दिमाग पहले से ही डरा हुआ होगा। इसे प्राइमिंग कहते हैं। दिमाग हर छोटी आवाज़ परछाई को उसी भूतिया कहानी से जोड़कर देखने लगेगा। ये प्राइमिंग वाली बात तो बहुत तार्किक लगती है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राजीव का अनुभव सिर्फ इसी प्राइमिंग का नतीजा था? आपको क्या लगता है? देखिए, सवाल ये उठता है कि राजीव ने तो वो खबर अगले दिन पढ़ी थी ना। उसे तो पहले से उस भूतिया लड़की के बारे में कुछ पता ही नहीं था, तो फिर उसने वही सब कैसे अनुभव किया जो उस अर्बन लेजेंड का हिस्सा था? ये एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है और यही वो जगह है जहां तर्क और रहस्य की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। मतलब विज्ञान के पास भी इसका पूरा जवाब नहीं है? एक तरह से हाँ। एक तरफ हम कह सकते हैं कि यह सब अचेतन मन का खेल हो सकता है। शायद उसने वो खबर पहले कभी सुनी हो और भूल गया हो, और उस खाली कोच में उसका सबकॉन्शियस माइंड वो कहानी दोबारा गढ़ रहा हो। लेकिन वो कैमरा वाली घटना का क्या? वही तो। दूसरी तरफ कैमरा वाली घटना और बिना आवाज के सीट बदलना, ये ऐसे तत्व हैं जिन्हें पूरी तरह से विज्ञान के खांचे में फिट नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि ये कहानियां इतनी शक्तिशाली होती हैं। ये हमेशा एक सवाल छोड़ जाती हैं। बिल्कुल, ये हमेशा एक गुंजाइश छोड़ देती हैं कि शायद, सिर्फ शायद, कुछ चीजें हमारी समझ से बाहर मौजूद हैं। द मिडनाइट पैसेंजर की कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये अकेले सफर करने के हमारे प्राकृतिक डर को पूरी शिद्दत से दिखाती है। एकदम सही विश्लेषण है ये। एक ऐसी जगह जो रोजमर्रा के जीवन में बहुत सुरक्षित लगती है, उसका अचानक से खतरा बन जाना, और सबसे बड़ी बात, हमारी तकनीक का अचानक साथ छोड़ देना। वही सबसे बड़ा डर है आज का। हमारी घबराहट तब दोगुनी हो जाती है जब हमारा फोन, जो हमारी दुनिया से जुड़े रहने की आखिरी उम्मीद है, वही हमें डराने लगे और वो सच दिखाए जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं। और यही वजह है कि ये कहानी इतनी प्रासंगिक महसूस होती है। आधुनिक जीवन में अक्सर लोग कभी न कभी रात में अकेले सफर करते ही हैं। ये कहानी उसी साझा असुरक्षा की भावना से जुड़ती है। ये याद दिलाती है कि हम असल में कितने असहाय हैं। वही ना, ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने आसपास के माहौल और अपनी तकनीक पर कितना अंधा विश्वास करते हैं, जबकि असल में वो सुरक्षा का एहसास बहुत ही कमजोर होता है। अर्बन लेजेंड्स का काम ही यही है, हमारे समाज के अनकहे डरों को एक कहानी का रूप देना। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो किसी को भी अपने अगले सफर पर जाने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगा। वो विचार क्या है? अगली बार जब रात के समय किसी खाली ट्रेन, बस या मेट्रो में सफर हो रहा हो, बाहर घना अंधेरा हो और अचानक से गाड़ी की लाइट झपकने लगे या एकदम से सन्नाटा छा जाए, तो दिमाग में यही कहानी आएगी। हाँ, और सोचिए, तो क्या सामने वाली सीट पर बैठा वो अनजान व्यक्ति सच में वहां मौजूद है? क्या होगा अगर घबराहट को छुपाने के लिए फोन निकाला जाए, उसका कैमरा चालू किया जाए और स्क्रीन पर कुछ भी ना दिखे सिवाय एक खाली सीट के? ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कैसा डरावना सवाल है जो शायद किसी को भी हर बार फोन की स्क्रीन देखने से पहले अपने आसपास नजर रखने पर मजबूर कर देगा। आज की इस डीप डाइव में बस इतना ही। सुरक्षित रहें और अपने आसपास नजर रखें।